शुक्रवार अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई है। रिलीज से पहले फिल्म का काफी बज़ था। अंदरूनी रिपोर्ट्स भी फिल्म के अच्छी होने की बातें कह रही थी। क्या इन रिपोर्ट्स में दम था? बिल्कुल था। केसरी चैप्टर 2 एक उम्दा फिल्म है जो एक ऐतिहासिक हत्याकांड के उस पहलू पर बात करती है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हमने इस फिल्म में क्या क्या पाया, आइए जानते हैं। थोड़े से स्पॉयलर्स हो सकते हैं तो जरा संभल कर। हम आप में से कोई विरला ही शख्स होगा जिसे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार के बारे में कुछ पता ना हो। हम सब जानते हैं कि कैसे उस रोज बेरहम जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ के ऊपर गोलियां बरसाई थी। 1000 से ज्यादा मौतों का सरकारी आंकड़ा था, लेकिन असल में कई हजार शहीद हुए थे। केसरी चैप्टर 2 इसी कहानी पर बेस्ड है, लेकिन वो इस परिचित कहानी को ही पर्दे पर पेश नहीं करती। वो इस क्रूर घटना के बाद लड़ी गई एक बेहद अहम लड़ाई की कहानी बताती है। ये लड़ाई रोचक भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है और इमोशनल करने वाली भी। फिल्म शुरू ही होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। पहले कुछ मिनटों में ही आप ब्रिटिश क्राउन के जनरल का घिनौना चेहरा देख लेते हैं, जब वो एक बहुत बड़ी भीड़ को हर तरफ से घेर कर उन पर गोलियां चलवा देता है, तमाम एग्जिट पॉइंट सील करके, ताकि कोई बच के निकलना ना पाए। आपने भले ही इस घटना के बारे में जितना पढ़ रखा हो, पर्दे पर यह दृश्य विचलित करते ही हैं। ये तो हुआ कहानी का एक पहलू। दूसरी तरफ है एक ब्रिलियंट लॉयर चित्तूर शंकरन नायर, क्राउन का वफादार वकील, जिसे ब्रिटिश एम्पायर नाइटहुड से नवाज चुका है और अब वो सर शंकरन नायर कहलाता है। जलियांवाला बाग केस की जांच कर रही वाइस रॉय काउंसिल का उसे मेंबर बनाया जाता है। इंसाफ की उम्मीद कर रहे लोगों को सिर्फ उसी का भरोसा है, क्योंकि तमाम ब्रिटिशर्स की भीड़ में वो अकेला है जो उनकी मिट्टी का है। शंकरन नायर शुरू में धोखा देता है, फिर संभलता है, फिर खुद धोखा खाता है और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने में जी जान से जुट जाता है। जिस एम्पायर में सूरज कभी नहीं डूबता, उसका सबसे बड़ा कवर अप एक्सपोज करने के मिशन में उसका साथ देती है एक भारतीय युवा वकील दिलरित गिल, और सामने खड़ा है एक शातिर वकील एडवोकेट मैकेनली। फिल्म में यूं तो काफी सारे एक्टर्स हैं, लेकिन 3 लोग खास तौर पर चमकते हैं। एक तो ऑब्वियसली अक्षय कुमार। अक्षय इतनी सारी बायोपिक्स में काम कर चुके हैं कि उनके एक्ट में रिपीटेशन का खतरा बना रहता है। इस फिल्म में वो इस बाधा को पार कर जाते हैं। जैसे सम्राट पृथ्वीराज में वो हाउसफुल वाले अक्षय लगे थे, वैसा केस यहाँ नहीं है। वो सी शंकरन नायर लगते भी हैं और इस किरदार के लिए की गई मेहनत दिखाई भी देती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी इम्पैक्टफुल है। क्लाइमैक्स की स्पीच तो बहुत ही जोरदार है। एक जगह वो अनन्या पांडे से कहते हैं, वी आर सुइंग द क्राउन फॉर जेनोसाइड। जब अक्षय कुमार इस फिक्रे को बोलते हैं, गूज बम्स आते हैं। अक्षय की फिल्मोग्राफी में ये रोल एक स्पेशल जगह बना लेगा। अनन्या पांडे को लेकर मेरा पिछले 1.5-2 सालों से ये आकलन रहा है कि वो एक बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म से वो ये बात एक बार फिर साबित करती है। खो गए हम कहां और कंट्रोल जैसी फिल्मों से उन्होंने काफी इंप्रेस किया था, लेकिन यहाँ वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई है। उनका इंट्रो सीन ही पावरफुल है। वो बहुत कन्विक्शन से अपने डायलॉग्स बोलती है। चेहरे पर तेज, आंखों में शिकायत और आवाज में जोश लिए नायर साहब को हड़काती दिलरित गिल एक उम्दा सिनेमैटिक फ्रेम बनाती है। उनका किरदार जब जब भी पर्दे पर आता है, आपको प्रभावित करता है। आर माधवन के बारे में क्या ही कहे, वो तो लगभग हर किरदार को अलग आभा बख्शते हैं। यहाँ भी वो अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। एक जेलस, धूर्त और शातिर एडवोकेट मैकिनली का किरदार वो इतनी सहजता से निभा गए हैं कि मुंह से अपने आप दाद निकल जाती है। यह आदमी महत्वाकांक्षी तो है ही, साथ ही अपने मकसद के लिए कोई भी हद क्रॉस करने को तैयार बैठा है, लेकिन अभी उसका इतना पतन भी नहीं हुआ कि उसे ग्रेसफुली हारना आता न हो। इतना लेयर्ड किरदार माधवन ने बहुत उम्दा ढंग से निभाया है। फिल्म का सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। पहला हाफ तो उस भयानक घटना और उसके कवर अप में जुटे ब्रिटिश एम्पायर की गतिविधियों पर फोकस्ड है, लेकिन सेकंड हाफ में वो कहानी है जो ये फिल्म सुनाना चाहती है कि कैसे महज 1-2 लोगों ने अपनी जीवटता के चलते इतने बड़े साम्राज्य के झूठ को बेनकाब कर दिया। इस जीत की प्रोसेस में वो खुद मुश्किलों में जा फंसे, ह्यूमिलिएट हुए, तबाही की कगार पर पहुंच गए, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखी। उन शहीदों, हजारों शहीदों का मर जाना उन्होंने जाया नहीं जाने दिया। फिल्म में एक जगह एक किरदार कहता है, देश की सुरक्षा बनाए रखने में कई बार कुछ मासूम जाने जाती ही है। सत्ता का ये पसंदीदा आर्गुमेंट है।
और फेवरेट पर्दा भी, जो वो अपनी करतूतों को छुपाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करती है। जब आज के दौर की सरकारें वीडियो एविडेंस के बावजूद त्रासदियों से मुकर जाती हैं, डेथ काउंट कम बताती हैं, तो 106 साल पहले जो न हुआ हो कम है। इसी सरकारी तंत्र के खिलाफ लड़ी गई एक सच्ची कहानी का उम्दा सिनेमाईकरण है केसरी चैप्टर 2। डायलॉग्स के फ्रंट पर भी फिल्म में अच्छा काम हुआ है, काफी अच्छे संवाद मिल जाएंगे आपको। एक जगह अक्षय का किरदार कहता है, कोर्ट में सही और गलत का नहीं, हार और जीत का फैसला होता है। तो आप पाते हो कि ये बात तो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। एक और जगह अक्षय का किरदार कोर्ट में कहता है, रामनवमी का त्योहार हिंदू मुस्लिम साथ में मना रहे थे, हुकूमत को ये पसंद नहीं आया। ये समय काल के अंतर को पाटने वाली सशक्त टिप्पणी है। फिल्म के कुछ सीन्स देर तक इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहते हैं। मेरा फेवरेट सीन वो रहा जब शंकरन नायर जैसे बड़े वकील को, ऐसे शख्स को जिसे ब्रिटिश अंपायर खुद नाइटहुड दे चुका हो, एक भारतीय दरबार एक स्पेशल जगह एंट्री करने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने की नायर साहब की कोशिश बेकार चली जाती है और अगले ही फ्रेम में शंकरन नायर उस दरबान के बराबर दरबान की ही मुद्रा में खड़ा हुआ नजर आता है। गजब का सिंबलिज्म। अहंकारी ब्रिटिश सत्ता की नजरों में दोनों की औकात एक ही है, बस दूसरे को इसलिए मुंह लगाया जा रहा है क्योंकि उससे काम पड़ता है। हालांकि फिल्म इस बात पर भी जोर देती है कि हर कौम में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। शंकरन नायर और दिलरीत अपनी लड़ाई में कभी कामयाब नहीं हो पाते अगर उन्हें कुछ अंग्रेजों का साथ नहीं मिला होता। फिल्म के सहायक कलाकारों ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। रेजिना कैसेंड्रा, अमित सियाल और जनरल डायर का किरदार निभाने वाले साइमन डे, सबका काम बढ़िया रहा। फिल्म में एक जगह मनोज मुंतशिर का लिखा बेहतरीन गाना तेरी मिट्टी में बजता है और वो इस सीन में एकदम फिट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये गाना इसी फिल्म के इसी सीन के लिए लिखा गया है। फिल्म को ड्रामेटिक बनाने के लिए कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज भी ली गई हैं। जैसे फिल्म में शंकरन नायर को नाइटहुड 1919 में मिलता दिखाया गया है, वो भी जालियांवाला हत्याकांड वाले दिन, जबकि थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चलता है कि उन्हें नाइटहुड 1912 में मिला था। हालांकि ये तथ्य फिल्म के फ्लो में कोई अड़चन नहीं डालता, लेकिन इससे अगर बचा जाता तो ठीक रहता। कुल मिलाकर केसरी चैप्टर 2 एक अच्छी फिल्म है। यह हमें बताती है कि कुछ लड़ाइयाँ उतनी ग्लैमरस नहीं होती और उन्हें इतिहास के पन्नों में भी ठीक से जगह नहीं मिलती। कुछ योद्धाओं के नाम हम लोग बहुत देर से जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इससे उन कहानियों की अहमियत कम नहीं हो जाती। वक्त अपने आप उनके हिस्से का ड्यू देता है। ऐसी कहानियां कहने वाली फिल्मों की हमें जरूरत है। इतनी एक वजह काफी है ये फिल्म देखने के लिए। जाइए, देख आइए।